हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। हमारे सबसे पहले कॉलर हैं मोहम्मद अजहर टोबा टेक सिंह से। जी अजहर साहब, ये मैंने कंप्लेंट करनी थी जो जी फेस्को की तरफ से बदनवानी हो रही थी, ओवर बिलिंग में डेटिंग एक्स्ट्रा कर रहे थे, 37 डेज जो ले रहे थे ये। ओके। तो आज हमने देखा तो उन्हें हमने पकड़ा भी। उन्होंने आज 5 तारीख है, लेकिन उन्होंने जो डेट डाली हुई थी अपने सॉफ्टवेयर में वो 8 तारीख डाली, अच्छा। और 5 तारीख की डेटिंग में वो 8 तारीख यानी 3 दिन एडवांस की रीडिंग लेके जा रहे। तो इट्स मीन कि इस महीने हमें 26 दिन का बिल आएगा और अगले महीने जो है वो हमें 37 दिन का बिल आएगा। तो उन्हें पकड़ने के बाद जब उसके एसपीओ और एक्सपीएम से हमने बात किया तो उन्होंने कहा है जी बच्चों से हमारे से गलती हो गई है, हम ये पूरी रीडिंग डिलीट करेंगे और जैसे आपके शेड्यूल है टोबा टेक सिंह जलालपुर फीडर का 8 तारीख का, उस हिसाब से हम रीडिंग लेंगे। तो हमने उन्हें छोड़ दिया। गांव के दूसरे लोग भी उधर ही थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने अपनी गलती एडमिट कर ली है, आप इन्हें छोड़ दो जाने। जब वो वापस चले गए हैं तो उन्होंने बजाय अपने महकमाना कोई कार्रवाई करने के एक्सपीएम ने उल्टा हमारे खिलाफ ही इस्तगासा दे दिया पुलिस को कि इन्होंने कार्य सरकार में मदाखलत की है। हेलो हेलो जी जी सर, आपकी आवाज़ कट गई थी। कार्य सरकार में मदाखलत की है, फिर क्या हुआ? इस सिलसिले में कि हम पहले जो 5 तारीख के दिन को हम 8 डेट डाल के क्यों रीडिंग ले रहे, यानी इससे रोकने पे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब 3 दिन के वो एवरेज डाल के उसको पूरा करते हैं। 3 दिन यानी एडवांस डेट डाली है। एडवांस वो मैंने तस्वीरें भी भेजी, मैंने सिटीजन पोर्टल पे आपके भी मैंने सबूतों के साथ एफआईआर वो जो वो भी उन्हें दिखाया। जी पता है मैं अक्सर सोचता हूँ हाँ कि जी सॉरी, आप अपनी बात मुकम्मल कर ली है आपने? जी, मैं अगर आप कोई सवाल करना चाहे तो मैं दिखा दूं। नहीं, मैं सवाल नहीं है, कमेंट है मेरा। और कमेंट मेरा ये है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जितनी हम मेहनत करते हैं 2 नंबरी करने में, मतलब जैसे ये ना कि यहाँ से 3 करके अच्छा उसको ओवर बिल कर दो, ये कर दो, अगर हम किसी अच्छे काम की तरफ यही मेंटालिटी लगाते तो मेरा ख्याल है कि हम बिल गेट्स को तो 3-4 दफ़ा खरीद के बेच सकते थे अभी तक। लेकिन ये है कि अच्छे काम में नहीं, वो मज़ा नहीं आता ना, मज़ा नहीं मतलब आता। नहीं, वो इमीडिएटली नहीं मिलता, वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कौन देखे, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। और आपने बिल गेट्स की बात की, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो एक अलग मसला है। और तो आपको याद होगा ये मसला कराची में भी हुआ था। जी बिल्कुल, कोई 6 महीने कबल उस पर भी खासी आवाज़ उठी। तो फेस्को वाले भाइयों देख लीजिए, लोग ऑलरेडी बेचारे महंगाई के अंदर जो है दबे हुए हैं। आपने वैसे ही बिजली की पर यूनिट कीमत जो है 1 रुपये 68 पैसे आज फिर बढ़ गई है। तो खासे लोग प्रॉब्लम में हैं। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं तो उनकी बात आपको सुननी चाहिए और उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। अभी तक सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, कल कुछ और ना हो जाए। सही बात है। फिर आप नहीं, फिर उन पर ही पर्चा होगा। हाँ, और किस पे हो? तो चलिए अजहर साहब, बहुत शुक्रिया इस तरफ तवज्जो दिलाने का। अगले हमारे कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। कामरान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की, कुर्सी ही लाज रखती है आली जनाब की, खुलता है एक फूंक से ताला जनाब का और बजती है एक हाथ से ताली जनाब की। रंजुमन में लाल बुझक्कड़ बिठाए हैं, रंजुमन है देखने वाली जनाब की। बेशक ऐसा ही। अब हुकूमत को जो है वो किसी माफिया ने तो ब्लैकमेल नहीं किया हुआ, बल्कि हुकूमत खुद एक माफिया बन गई है। अब 100% जो है हर चीज की कीमतों के अंदर 100 से भी ज्यादा फीसद इजाफा कर दिया है और 30% की अब सब्सिडी देने जा रही है गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि ये जो इक़्तिदार के आला ऐवानों के अंदर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, ये शराफत से चले जाएं, वरना अवाम इनको इक़्तिदार के ऐवानों से घसीट कर निकालेंगे। नहीं निकालेंगे सर, नहीं निकालेंगे। अवाम जो है ना बेचारे वो इस कदर पिस चुके हैं, मुझे नहीं समझ आती कि और सबसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे अपोजिशन पे भी होता है। वैसे जो है बहुत आप बात करते हैं कि जनाब लोगों को आपको फ़िक्र है लोगों की, लेकिन इस मामले में सबके सब जो है ना सिवाय बयानात दागने के
और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, बयानात या कहीं ना कहीं कॉर्नर मीटिंग हो जाएगी, उससे भी क्या होने वाला है। देखिए अभी कामरान भाई कह रहे थे ना कि माफिया बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ वहाँ माफिया और यहाँ माफिया मांग रहे हैं सर। मतलब सिर्फ इतना ही है कि यार बस कर दो, सही बात, बस कर दो। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है जाहिर है अशराफिया का है, अशराफिया के हक में ही फैसले होते हैं और अवाम के खिलाफ फैसले होते हैं। हुकूमतें बेशक बदल जाए, कोई भी आ जाए, तो कार्टल्स जो हैं जैसे दो किताबें हैं पढ़ने वाली और मैं चाहूँगा कि सभी पढ़ें। एक है डॉक्टर इशरत साहब की गवर्निंग द अनगवर्नेबल, अगर आपको ये मिल जाए ये पढ़ लें। दूसरी है तारिक खोसा साहब की, और उसका मुझे बदकिस्मती से मुझे उसका टाइटल याद नहीं आ रहा। मैंने उस किताब को तकरीबन 10 दफ़ा पढ़ने की कोशिश की है। मैं 10 पेज पढ़ता हूँ और फिर डिप्रेशन के मारे ना मैं उसको साइड पे रख देता हूँ कि यार नहीं मैं नहीं देखना चाह रहा, मैं ये नहीं पढ़ना चाह रहा, इस लेवल की है। लेकिन वो जो तल्ख हक़ाइक़ उसमें उन 2 किताबों में बयान है ना, वो आप एक दफ़ा पढ़ ले तो आपको समझ आएगी कि क्यों कभी कोई रिफॉर्म नहीं होता, क्यों कभी कोई नहीं सुधरता, और क्यों हम तकरीबन हमेशा पिसते ही रहेंगे। दूसरा ये कि चीनी की मिसाल ले लेना, अचानक जंप लगी है, 146 पे मिल रही है, तो फिर दोबारा से हुआ है कि मिल मालिकान को, आपको याद है 2 साल पहले चीनी का कमीशन बन गया था, सारा कुछ हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि अदालतों में केस हैं, तो अदालतों से रिक्वेस्ट है कि वो उस चीज़ को वो करे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते के शुरू में मिल वालों ने 107 रुपये एक्स मिल प्राइस मुकर्रर कर दी थी, उसको अनाउंस कर दिया था। उस वक्त सरकारी जो प्राइस थी वो 89 रुपीज़ थी, ऐसा जो लोगों को मिलेगी। और जो 107 मिल से मुकर्रर की, ज़ाहिर मिडिल मैन भी खाएगा, आगे होलसेलर ही नहीं खाएगा, मिडिल मैन ही खाएगा हमेशा, आगे रिटेलर भी उसमें प्रॉफिट बनाएगा। तो ये नतीजा हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल माफियाज़ हैं और हर सतह पर हैं। जितना भी हुकूमतें दावा कर लें कि हम माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो जैसे ज़रार ने कहा माफिया मांग सकते हैं आप, माफिया जो है ना अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकाल सकते। मोहम्मद आतिफ हैं मुल्तान से। जी आतिफ साहब। जी सर, आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, थैंक यू सर। सर मैंने थोड़ा सा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बात करनी थी। हमारे सर है मोहम्मद बिलाल, और सर वो एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी तो मुल्तान में एकेडमी चला रहे हैं। तो सर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं जरा 2 मिनट। तो सर ये ना तहसीलदार का पेपर हुआ था, तो उसमें करप्शन के हवाले से ना कोई बच्चों ने शोर उठाया, तो फिर बुज़दार साहब ने ये कमेटी बनाई और उसमें एंटी करप्शन पंजाब को ही उसका वो सरबराह बनाया, कहा कि आप करप्शन की निशानदेही करें, और उसमें करप्शन साबित हुई। तो उस प्रोटेस्ट को सर बिलाल ने उस वक्त लीड किया। अराउंड पीसफुल प्रोटेस्ट थी, 20-30 स्टूडेंट्स थे, वो पीपीएससी के बाहर प्ले कार्ड लेकर गए, और उसके बाद वो टेस्ट कैंसिल हुआ और अभी तक हमारे टेस्ट अब स्टार्ट हुए दोबारा। तो उसमें वो जिन लोगों का नाम आया था वो दी न्यूज की स्टोरी भी है। अच्छा। और उनको रोल नंबर स्लिप दोबारा इशू हो गई, और उसके लिए सर बिलाल ने दोबारा प्रोटेस्ट की। जिस दिन टीएलपी का धरना हो रहा था, तो सर ने वहां जाकर सिर्फ 20-25 पीसफुल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। तो बस शायद उनकी गलती ये थी कि वो पीसफुल थे, और उसके बाद ये होता है कि एफआईए के थ्रू जो उनसे पीपीएससी एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ इदारा, नो डाउट उसकी क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ उनमें से पता नहीं कौन से लोगों ने उनके खिलाफ, सर के खिलाफ एफआईए के थ्रू दर्ज करवाई है। और आई थिंक कोई 8 से 9 उसमें दफात हैं, और वो अब सर अंडर अरेस्ट हैं, और उनका परसों पेपर भी है तहसीलदार का। और अभी आई थिंक उनकी आज बेल की एप्लीकेशन थी, वो भी आगे मूव नहीं हो सकी, शायद नहीं एक्सेप्ट हुई। अब कल पता नहीं बेल एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। तो इस तरह से जो से वो एक टीचर हैं, और हम एज अ उनके स्टूडेंट हम उनसे पढ़ भी रहे हैं, हमारा अपना भी तालीम का हर्ज हो रहा है। और सिर्फ इस वजह से कि वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, और उन्होंने पीपीएससी को एज अ होल निशाना भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जो उसके हर इदारे के अंदर एक करप्ट आंसर होता है, तो उन्होंने उस करप्ट आंसर को निशाना बनाकर ये कहा कि जो सा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें बताई जाए जो हुकूमत ने खुद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसकी क्या सिफारिशात थी और पीपीएससी ने उस पर क्या अमल दरामद करवाया। आतिफ साहब, अगर वो पूरे पीपीएससी को भी नाम लेकर कहते तो फिर भी एफआईआर तो नहीं बनती ना। तो एहतजाज का गलत तरीका है। एहतजाज का गलत तरीका उन्होंने पुरअमन तो हुकूमत के कान पे कोई जू नहीं देंगे, और 20-30 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई जत्था लेके आए, 4-5 हज़ार लोग चाहिए, आपको रोड बंद करने हैं, आपको चीज़ें जलानी हैं, आपको ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन शायद आपको 2-3 कुछ खून भी बहाना पड़ेगा।
और या आप माफिया का हिस्सा हूँ, या आप माफिया का हिस्सा जिस तरह आपको याद है वो एक लॉयर की आई थी अभी फुटेज, वो तो अकेले डंडे लेके जिसने वो कोर्ट के जो है वो सारे शीशे वीशे तोड़ दिए थे। तो वो तो अंदर हो गया ना बेचारा, अंदर हो गया लेकिन निकल गया ना, वो जमानत हो गई। या तो फिर आप वकील हो, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये तो फिर आपकी अपनी गलती है ना कि ना आप माफिया हैं, ना आप वकील हैं, ना आपके पास कोई लश्कर वश्कर है, और फिर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मतलब अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक गैर कानूनी हक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक रियासत और हुकूमत तवज्जो नहीं बिल्कुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई मीन जाहिर है हम थोड़ी सी छली छड़ी किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन बात सही है आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती से हुआ है और होता रहता है। लेकिन अगर कोई इदारे हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, या अगर हम उनको ये खबर पहुंचा सकते हैं, तो यार थोड़ा सा लिहाज कर दिया। दूसरा यह है कि उम्मीद यही है कि अल्लाह करे कल कोर्ट उनकी ज़मानत कर दे इंशाअल्लाह, क्यों, और होपफुली हो भी जाएगी। अगर टीचर हैं तो जाहिर है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, अपने इदारे की तरफ से ना की जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उम्मीद है अदालत में। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। इम्तियाज़ साहब हैं, इम्तियाज़ हुसैन कराची से। जी इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया मेरी कॉल ली, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे। बात दरअसल ये है कि 22 करोड़ आवाम जब 2% अशराफियों को खुशहाल और अमीर से अमीर तर करती जा रही, तो आवाम को थोड़ा सा कुर्बानी देनी चाहिए। 22 करोड़ जब ऐसे ही है तो ठीक है, इनको कुर्बानी देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जनाब मदीना जैसी रियासत की हर लम्हे बात ना किया जाए, कुछ बात अजीब सी लगती है, क्योंकि सारे हरकत और सकनात अमल जो है मदीना जैसी रियासत के बरखिलाफ यहाँ हो रहे हैं। मदीना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है, तो प्लीज इसका बार बार ये लोग कहते हैं और काम उल्टे करते हैं, तो ये अल्लाह के आजाद को भी दावत देने के मुतारादी है। ये बात हम और आप तो समझ सकते हैं ना, ये हम और आप समझ सकते हैं, बदकिस्मती है कि वो नहीं समझे। जी जी, तो एक एटम बम छोटा सा आवाम पे मार दे, क्योंकि अभी गुलशन इकबाल में किसी शख्स ने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी की है, ये अभी टीवी पर स्लाइड चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब पेट्रोल बम, शुगर बम, आटे के बम से काम चल रहा है तो उसमें फिर, लेकिन यार देखो ये बात सही है इनकी यार, ये धीरे धीरे ख़त्म होने से बेहतर नहीं है कि बंदा एक ही दफ़ा उड़ जाए। ये तो है। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है हुकूमत तो, मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, मान लिया जी हो रही है, ठीक है, ये आपको उस वक्त भी पता होना चाहिए था जब आप कह रहे थे कि नहीं जनाब पेट्रोल जब बढ़े तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है, चीनी की कीमतें बढ़े तो समझ लो। तो अब अगर यही करना है कि बाहर कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन बाहर महंगाई भी कंट्रोल में है, वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारी रीजन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो मेरे ख्याल में एक कैलकुलेटर बिठा देते हैं बतौर वज़ीर आज़म कि जाहिर है वो जो कीमतें होंगी उनको कैलकुलेट करके आगे कर दिया करे, फिर हुकूमत का काम। तो हजार तर्जुमान बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर जो हमेशा जो चार्ट्स ला रहे हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि हक सच है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, सच है कि ऑयल प्राइसेस वगैरह कमोडिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं में थी और जो आपने नहीं की उसको इसमें प्लीज इंक्लूड ना करें। और जहां तक वो पुराने बयानात की बात है तो यार कोई एक मुझे आप इशू निकाल के दे दें जिस पर इनका अपने बयानात घूम फिरकर बूमरैंग की तरह इनके अपने सर पर नहीं लगे। मैं तो कह रहा हूं यही बयानिया के असीर हुए हैं, जो ये कह चुके हैं वो फौरन ही आ जाता है उसका क्लिप सामने के जनाब 2015 में या तो उस वक्त झूठ बोला जा रहा था या तो अभी झूठ बोला जा रहा है, दोनों चीजें एक वक्त पे सही नहीं हो सकती। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन बहरहाल क्या करें। असलम खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर। जी आपका पिछले दिनों प्रोग्राम देख रहा था जी, बहुत कोशिश करते हैं अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, ये मलाइके जिन फरिश्ते सब कुछ, लेकिन कुल इल्म सिर्फ खुदा की जात को है और सबसे अफजल है। और जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ एंकर है, ये दिन में खामखा ऐसे शोशा छोड़ाते हैं फिर वो लोग दिल में बात आ जाती है। मेहरबानी। चलिए मुझे समझ नहीं आई रियाज अहमद वोरा साहब हैं। कहाँ से? कराची से। जी रियाज साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी रियाज भाई। भाई आपसे बात करनी है। सर मैं इधर ही बैठा हूँ। जी सर फरमाइए।
और अभी आपने जवाब दिया था जी कि ये कोई तहरीक उठती नहीं है, कोई घर से बाहर निकाल के फेंक नहीं सकता, यहाँ खाली कार्नर मीटिंग होती है। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी 65% पंजाबी है जी। तो वो 1946 से लेके आज तक की तारीख देख लें, जब तक कायदे आज़म हुआ, ये आज तक घर से बाहर नहीं निकले। इनमें सियासी बेदारी नहीं है एक्चुअली। अच्छा, अब ये ना कहें कि कार्नर मीटिंग होगी तो ये होगी, सियासी बेदारी नहीं है। अब कभी भी 46-70 साल की जिंदगी में पाकिस्तान की कभी भी आप नहीं बता सकते कि ये कौम बाहर निकली है। जी रियाज भाई, लेकिन कैसे आएगी सियासी बेदारी, मुझे बताइए। आपने स्टूडेंट्स यूनियन बैन की हुई हैं, आपकी लोकल बॉडीज़ कभी कभी आ जाती हैं दिखाने के लिए और फिर अचानक पता लगता है कि वो ख़त्म हो गई हैं और कोई हुकूमत तैयार नहीं होती। लोकल बॉडीज़ तो निचली सतह से जब तक लोग ऊपर नहीं आएंगे ये जो है बेदारी आ ही नहीं सकती। जाहिर है गली मोहल्ले के लेवल पर अब टॉप लेवल के लोग तो नहीं बेदार करेंगे ना, तो इसीलिए अशराफिया जो है वो ब्लैकमेल करके एक पूरी और एक्सप्लॉइट करके चीज़ों को करके प्लानिंग के साथ आपने इस कॉम को डीपोलिटिसाइज किया है। इस हद तक के पोलिटिसाइजेशन का लफ्ज एक गाली बना दिया है आपने कि आप सियासत कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं। ये जो और जिस तरह हम कहते हैं ना सियासत मोबिलाइजेशन, इससे एक बड़ी जैसे स्टूडेंट यूनियन की बात आती है तो लोग समझते हैं कि यार एकदम क्लैशनकोव वाले आ जाएंगे जैसे कराची यूनिवर्सिटी है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत लंबी डिबेट है। आपकी जो बुनियादी बात है वोरा साहब, उससे मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है ये एक ऐसी डिबेट है कि ये दिनों की डिबेट है, ये मिनटों की डिबेट नहीं है। इंशाल्लाह किसी दिन ये भी डिबेट करेंगे। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं SM राशिद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी सर फरमाइए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा एहसान है आप लोगों का कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं कि कम से कम जहन और दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है। बहुत मेहरबानी सर, आप हमारा दिल हल्का कर रहे हैं। हमारा भी जी। हम लास्ट वीक आपसे बात की थी हमने जी। टॉपिक दूसरा था, लेकिन एक दूसरी मुसीबत आ गई सब्सिडी की। जी जी। एक मुसीबत ये है कि पता नहीं कौन इनके अहमक एडवाइजर हैं जो इतनी सारे आइटमों पर सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क का हुक्मरान जिसके अंडर में सारे डिपार्टमेंट है, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है, इनको मौलवी के मारने के लिए पुलिस और रेंजर भी है, लेकिन आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते, अपने डिपार्टमेंट को नहीं ऑन करते, उसको नहीं चलाते। कि भाई इतनी बात इमरान खान को समझ में नहीं आ रही है कि ये जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, फैक्ट है कुछ चीजें महंगी हुई हैं, दुनिया में हुई हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। मतलब आर्टिफिशियल महंगाई फैली हुई है। ये तो है सर, ऐसा तो है। 20-25% जो है ना, ये चोरी है। बिल्कुल, कि कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात। कोई प्राइस कंट्रोल वाला नहीं है, सबकी जेबें भरी जा रही हैं। बिल्कुल। हत्ता कि गोश्त की दुकान को जाके नहीं पकड़ सकते कि जी आप गोश्त ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। अरे खुदा का वास्ता इमरान खान साहब, आप अल्लाह को माने, अपनी अकल को हाथ मारें, अपने डिपार्टमेंट में बैठे, अपने लोगों को ऑन करें। आप जो बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप जो नस्टर साहबा ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कंप्यूटर के नाम पर और सिस्टम के नाम पर, अल्लाह इनसे पूछेगा कि हर काम सिस्टमेटिकल नहीं होगा। वो ऐसी वेब इजाद कर देंगी कि आप मियाँ बीवी आपस में तस्वीरी में सारा काम कर लें और वेब खोल लें। यार खुदा को माने, आपके पास इतनी लपदक डिपार्टमेंट्स हैं, इतने पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो हरकत में आ जाएं तो इमरान खान साहब को कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई नाक के नीचे देखें, आप आग के सामने देख रहे हैं। सही बात। आपको किस तरह समझाया जाए, इनके एडवाइजर को गोली मार दी जाए, इनको हटा दिया जाए उसे, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आएगी। कौम तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, सिर्फ एक वजह कर कि कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात। डिपार्टमेंट हरकत में नहीं है, पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो थानों में पिटाई करके समझौता करा के पैसे लिए जाते हैं, समझे कि नहीं। और ये जो प्राइस है, जो चीजें कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती है, उसका कोई प्राइस फिक्स करने वाला नहीं है। बिल्कुल आप इससे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, आप एक मिसाल और दे दें आपको कि जब माशाल्लाह लगता है तो चीजें सस्ती क्यों हो जाती हैं। मेन वजह मैंने अपनी आंखों से देखा है अयूब खान के जमाने से लेकर अब तक कि फौजी आके खड़े होते, दूध उलट देते, तो जुर्माना नहीं करते, कहते अच्छा इतना महंगा दूध, चलो इसको बहा दो।
दुकानें सील कर दो। और नवाब ऑफ कालाबाग के ज़माने में मैंने देखा था कि उन्होंने कुर्सी हटा दी थी, खड़े होकर कहा था कि अपने सारे स्टॉक खाली करो, रोड पे माल लाओ वरना मैं सील कर दूंगा। सारी चीजें सस्ती हो गई थी। ये पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है हुकूमत में कि जिसको सीधा काम भी करना नहीं आता। मतलब इस चीज को मनाने वो सही बात है। जब उनका IQ काम नहीं कर रहा है तो भाई खुदा के वास्ते घर चले जाएं, छुट्टी पे चले जाए, मेडिकल में चले जाएं, अस्पताल में एडमिट हो जाएं, ताकि उसको संभाला जा सके। ठीक है। अब दूसरा रुख देख लें कि इतनी परेशानी के बाद अगर कोई तीसरी मखलूक आ जाएगी और इन्हें कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी तो कहेंगे जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए फौजी आ गए थे, मना कर दिया, माशाल्लाह लगा दिया। और सबसे बड़ी गोली देखें आप कि अब जब उनकी काम नहीं होता, जहाँ पे अकल काम नहीं करती या फंस जाते हैं वो पावर सदर पाकिस्तान को दे देते हैं कि जी फला चीज को आप तब्दील करेंगे आपके अख्तियार में। अरे भाई जब तुम नहीं कर सकते तो खुलेआम कह दो कि भाई सॉरी मैं फेल हो गया हूँ, मुझे माफ कर दे। कौम वैसे ही माफ कर देगी। सही बात है। अच्छा देखिए साहब, उस वक्त पर ये नहीं बोला जाता कि हम फेल हो गए, उस वक्त ये बोला जाता है कि जी अगर जो दो बड़े खानदान हैं वो सारी लूटी हुई दौलत वापस करते हैं तो कल से ना 50% कम हो जाएगी। मतलब कि जादू की छड़ी वाली जो सोच होती है ना, और सबको पता है कि ये कामयाब अपनी जगह आपकी क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है। और इसमें जो पॉइंट है वो यही है कि जो इदारे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, मैं आपको बताऊं कि डॉलर 175 पे गया, ठीक है, चीज़ें महंगी हो गई। मतलब किराने की दुकान वाला कह रहा है सर डॉलर इतना महंगा हो गया, अब क्या मतलब। अब आवाम पूछे कि भाई तू कहाँ से डॉलर नहीं, मतलब शाही सेपारी और डॉलर का क्या लिंक है, मुझे कोई ये समझा दे। कोई लिंक नहीं है ना। अच्छा अब 5 रुपए नीचे आ गया, अब जाके कहो कि सर यार अब तो डॉलर नीचे आ गया, वो कहेंगे हमारा क्या ताल्लुक डॉलर से, इसका तो डॉलर के साथ ताल्लुक ही नहीं है। पिछले हफ्ते था लेकिन फिर हमने ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना वो आवाम को बेवकूफ बनाया। देखो अगेन ये जो सारी कमेटियां होती है ना यार, ये कोई एक टाइगर फोर्स की मार नहीं है। हाँ कि तुम कुछ नौजवानों के लेके उनके मुंह के ऊपर शेर वाला पेंट लगा के भेजोगे, यार जा मेरे जवान चेक कर सारी प्राइसेस नीचे हैं। फोटोशूट तो आपकी हो जाएगी, आप सोशल मीडिया पर भी थोड़े से 5-6 सेकंड के लिए वायरल हो जाएंगे। उसका औकात नहीं है टाइगर फोर्स की 5 सेकंड से ज्यादा वायरल हो। लेकिन ये जो काम है ये काम है लोकल बॉडीज के, जिसको किसी ने कोई चाहते ही नहीं है कि ऐसी चीज हो ना। और अपोजिशन में लोकल बॉडीज की जगह लोकल डेड बॉडीज लग रही है आपको हर जगह। तो आप प्लान सुन लें कि जी लोकल बॉडीज बिल्कुल निचली सतह पर, अपोजिशन में सब लोकल बॉडीज के हक में होते हैं, सब होते हैं। मैं हर एक बंदे का नाम ले रहा हूं यहाँ पे, मैं PTI और PMLN जो भी हो। चारों सूबों में आपको वही मिक्स ही है ना। चलो यहाँ सिंध में वहाँ पर भी यही हाल है। उनको पता है कि लोकल बॉडीज अगर बना भी दी, उनको इख्तियार नहीं देना तो फंड भी नहीं देने, वो मोहताज ही रहेंगे। घूम फिर कर सब एक होते हैं, सिर्फ मंशूर और नारों में थोड़ा सा फर्क होता है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आरिफ खान हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। जी आरिफ साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट आजकल जो डिस्कशन चलती है महंगाई के ऊपर जी, मुख्तलिफ जनाली गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ लॉजिक देते हैं। जो अपोजिशन वाले हैं उनके पास तो लॉजिक होती नहीं है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि कोई चीज ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोजीशन ये है कि भी जो महंगाई हो रही है, जो कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ गई हैं, हमारे भी ऊपर भी वही लागू है। फिर वो उनके अपोजिशन वाले कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम दूसरे कंट्रीज की अलहदा है, हमारी है। मैं कहता हूँ वेलफेयर सोसाइटी जो बाहर की चीज जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो एक पॉइंट बताते नहीं है अपोजिशन वाले भी, और दूसरे जो मेन टीम में बतानी चाहिए। वहाँ जो वेलफेयर सोसाइटीज हैं वहाँ 400 से $450 पर इंडिविजुअल दिए जा रहे हैं। अमेरिका में भी और कनाडा में, यूरोप, यूके में भी, जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ क्या दे रहे हैं आवाम? यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रहे। जो उसके अगेंस्ट महंगाई कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं कि 146 रुपए का पेट्रोल कर दिया, महंगाई ये हो गई। भाई मेरे यहाँ एक और तरह की सोसाइटी है। हमारे जितने भी व्हाइट कॉलर के लोग हैं वो कर्जे ले रहे हैं, किसी भाई से ले लिया, किसी दोस्त से ले लिया। इसी तरह अपनी जनाबी जो सोसाइटी है उसको परवान चढ़ा रहे हैं। यहाँ वो सिलसिला नहीं है। वहाँ तो बाहर अगर किसी के पास पैसा नहीं होता वो तो बाहर टेंट लगा लेते हैं, वो बाहर शो करते हैं। अमेरिका में पिछले 2-3-4 साल पहले आपने
को भी पता होगा, जब वहाँ उनको प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने बाहर टेंट लगा लिए थे, फिर गवर्नमेंट को पता लगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ प्रॉब्लम शो नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ एक फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम की वजह से कुछ भाई हेल्प कर देता है, कुछ सिस्टर हेल्प आउट कर देती है, कुछ चाचा मामा ताया कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन हर बंदे के ऊपर जितना लोन चढ़ रहा है ना, वो किसी को नॉलेज में नहीं आ रहा, ये पॉइंट कोई रेज नहीं कर रहा। हम सिर्फ अपने व्हाइट कॉलर, जो मिडिल तबका है ना, वो सिर्फ व्हाइट कॉलर पे जा रहा है, सही कह, वो लोग समझ नहीं पा रहे। और ये जो गवर्नमेंट है ना, आए दिन भाषण दे रहे होते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये ऐसी बात नहीं है। हर बंदा तंग है, जिसकी 1 लाख सैलरी है ना, वो भी इस वक्त हैंड टू माउथ है, बिल्कुल, उसके ऊपर भी कर्जे हैं लोगों के, हैंड टू माउथ। किसी ने शादी करनी है या किसी ने वो 5-5, 10-10 लाख रुपए किसी से लोन लेके अपने पूरा कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आरिफ साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि यही हमारा सेल्फ सपोर्ट सिस्टम है और यही हमारी वेलफेयर स्टेट है। अच्छा, अब जहाँ आपने बात की ना, और ये एक और बात हो रही थी, ये जो सब्सिडी वगैरह की बात है ना, तो वही जो पिछले हफ्ते नहीं, सॉरी 1-2 दिन पहले हमने जब अमार साहब से बात की थी, तो वही बात थी कि यार देखो, अगर आप स्टोर्स के थ्रू रूट करोगे तो कैसे करोगे? हर जगह कोई ना कोई उस सब्सिडी को खा रहा होगा, जो आवाम के पास पहुंचेगी वो ना होने के बराबर होगी। यूटिलिटी स्टोर पे अगर आप लाइनें देखें ना, वो होते हैं ज़्यादातर दुकानदार, रिटेलर, वो सुबह जाके खड़े हो जाते हैं 6 बजे, लाइनें लगा तो कर चीनी का वो 5-5-10 किलो लेकर नेटवर्क बनाई हुई है, आपके पास पूरा डेटाबेस है, आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करें। अच्छा, अब जहाँ तक ये बातें हैं, अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे नियत पे शक नहीं है, लेकिन मुझे कैपेबिलिटी पर ज़रूर शक है। इनफैक्ट शक क्या है, आई एम कन्विंस्ड कि कैपेबिलिटी नहीं है और पैसे भी आपके पास नहीं है, तो आप ये बिगेस्ट वेलफेयर पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज, सर इसके पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा और कब तक देंगे? तो ये मतलब छोटे मोटे गिमिक्स होते हैं, इनसे काम नहीं चल सकता। तो अल्लाह जानता काम कैसे चल सकता है, वैसे इसका भी जवाब तो नहीं उसने क्या करना है बिगेस्ट वेलफेयर पैकेज को? वही है ना, देखिए आप सस्टेन नहीं कर सकते चीज़ों को ना, यही तो मसला है आपका बुनियादी। नदीम अहमद चौधरी फैसल हैं इस्लामाबाद से। जी चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर बात ये है कि मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सर मेनली जो हमारा प्रॉब्लम है मेरी नज़र में, हमारी अगर पुलिस और कोर्ट्स दो चीज़ें अगर इसको प्रॉपरली ठीक कर दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की भी कोई हेडेक होगी किसी सूरत में भी। बाकी जो करप्शन की बात करते हैं, करप्शन ये नहीं है कि नून लीग के दौर में नहीं थी या पीपल पार्टी के दौर में नहीं थी, हर दौर में रही है। बिल्कुल। बाकी जो महंगाई है, महंगाई ओवरऑल द वर्ल्ड अगर आप एनालिसिस करते हैं वो तो बढ़ रही है जी। लेकिन चौधरी साहब सिर्फ मसला ये है कि महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन जब आप आटा, चीनी और उनकी कीमतें बढ़ती हैं ना, तो उसमें दुनिया से क्या ताल्लुक़ है? जब आपके यहाँ बम्पर क्रॉप हो रही है तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब शुगर की प्राइस आप देख लीजिए, विद इन डेज़ जो है 40 रुपीज़ बढ़ गई, या चले 25 प्लस हो गई, रुपए बढ़ गई, तो इसका कोई जवाज़ नहीं है। पहले 1 रुपये पे अगर बढ़ जाती थी तो लोग एहतजाज करते थे, 25-25 रुपये एक हल्ले में आप बढ़ा रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी आपको पता है कि सिर्फ चंद शुगर मिल्स वालों को, माफियाज़ को या आड़तियों को फॉर दैट मैटर, वो वहाँ जाता है, और बाकी जो है जो ना फार्मर खुश है और ना एंड यूज़र खुश है। जहाँ तक आपकी बात हुई पुलिस और अदलिया की, 100% दुरुस्त बात है। मसला सिर्फ ये है कि किसी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पुलिस रिफॉर्म सूट नहीं करते। आपको इसकी जीती जागती मिसाल देखनी है तो आप पंजाब देख लें, जहाँ पर मेरे ख्याल इसी दौर में 6 IG, कितनी 6 IG, 5 IG 6 IG तब्दील हुए हैं। लॉजिक ये है कि जी कोई बात नहीं, अगर गाड़ी के पहिए नहीं है, गाड़ी का इंजन नहीं है, गलती ड्राइवर की है, ठीक है। सिंध में भी कोई खास बेहतर सूरत हाल नहीं है, ये भी आपको पता है। और जहाँ तक कहीं भी, और जहाँ तक अदलिया की बात है, तो आप कोशिश करें उनको हाथ लगाने का, तो फिर आप देखेंगे कि आपके साथ क्या होता है। तो दिस इज वेयर वी आर सर, क्या करें इसके बारे में? नदीम अहमद रावलपिंडी से। जी नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। वो मरहूम एम ए काज़मी साहब थे, सेक्रेटरी मैन पावर, उन्होंने एक इदारा कायम किया था, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में। हाँ जी। हज़ारा लोग मुस्तफीद होते थे और टेक्निकल एजुकेशन के बाद मिडल ईस्ट में भी काम करते थे, बेशुमार लोग थे अच्छे। मेरे बहनोई थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे सबकी।
उन्होंने भी कोर्सेज बनाए थे जो सार्क कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस हुए, अब भी वहाँ पे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मसला हो गया है कि ये इदारा पिछले चंद सालों से कोई गड़बड़ में है और बंद पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल 1 अरब रुपए की तो मशीनरी है और इतनी ही मालियत की बिल्डिंग है H8 इस्लामाबाद में। जी जी। और इदारे में कोई ट्रेनिंग किस्म के कोई कोर्सेज, मेरे ख्याल आई डाउट के कोई कोर्सेज हो रहे हैं। हम चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते और आप H8 में होते हैं ये, खुदा के लिए वो बेशुमार वहाँ डिमांड है मिडल ईस्ट में। आप मुझे इदारे का नाम दोबारा बता सकते हैं? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट H9 इस्लामाबाद। H9, ठीक है, टेक्निकल। अच्छा, एक छोटी सी बात और कर दूं? जी जी जरूर। ये मैं 80 साल की उम्र में बेशुमार लीक देख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ मारगल्ला लीक का भी एक कर दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी बताएं। तो डांस से कहें ना मुझे राब्ता करें, मैं मारगल्ला लीक्स पे काम करूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इनका नंबर नोट कर लें और वी विल ट्राई कि आपको इन टच कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक जी। और अगले कॉलर हैं हाजी मोहम्मद इसाक साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैंने जो है वो एक तो मौजूदा टॉपिक है महंगाई का जी, और एक इससे जो पिछला हफ्ता गुजरा है जो धरना था तहरीक लब्बैक का, तो मुझे मुबशर जदी साहब, ज़रार खोड़ो साहब और अब्दुल्ला खान से थोड़ा सा एक गिला है उस हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस ये जो मेरा फ़ोन जिन्होंने टैकल किया और मुझे होल्ड एक ऐसे अच्छे तरीके से करा कि मैं खुद के अभी भी इंतज़ार में हूँ। तो आपकी जो जितनी भी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। जी जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रार खोड़ो साहब और मुबशर जदी साहब ने जो पिछले धरने को कवरेज दी, उसमें पुलिस मेरे जिस्म का हिस्सा है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की पुलिस है जी। तो उसमें आप लोगों ने पुलिस को बहुत फोकस किया, जिसमें 7-8 बंदे शहीद हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप एक इस एपिसोड के साथ जो है ना थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही कि दूसरी तरफ से भी जो लोग शहीद हुए या कत्ल हुए या मारे गए वो भी हमारी कौम का हिस्सा थे, अनजाने में या ना अनजाने में। वो जिस तरह भी वहाँ पे पहुँचे उनमें जख्मी भी हुए, उनकी भी टांगें टूटी, उनके भी घरों में आग लगी, उनके भी बच्चे यतीम हुए, उनकी भी बीवियां बेवा हुई। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप लोगों ने उनका नाम पूरा आपने वो एपिसोड चलाई। आप पुलिस पर फोकस रखते रहे, उन्हीं के घरों के बारे में कहते रहे, लेकिन उन लोगों के बारे में वो ठीक है गलत है सही है ये आप ना जानते ना हम जानते हैं। वो किस मकसद के लिए बुलाए गए, कैसे निकले गए। माजी में आपने देखा है तारुल कादरी साहब ने जिस तरह लोगों को वहाँ पे मासूम नौनिहाल बच्चों को 3 माह के शीरखार बच्चों को इकट्ठा किया। तो ये एक माफिया है, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। और फिर उसके साथ आप एक दिन आपके वजीर दाखिला क्या कहते हैं, जज्बात क्या कहते हैं, आपकी मशीनरी क्या कहती है, और फिर फौरन दूसरे दिन उनको एक ऐसी जगह पे बुला लिया जाता है जहाँ पे आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और वहाँ पे बैठ कर उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं और फिर उनके साथ मामलात होते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये जो आजकल महंगाई का जो अभी ये तूफान है, ये मैं आपको साफ सुथरी बात बता दूं, एक दूसरे को कोसने की बजाय साफ सुथरी बात है, ये हम इस कौम के ऊपर अल्लाह पाक का अजाब की एक शक्ल है। ये हम अपने अमाल भी देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। हर बंदा हर अपनी फील्ड में एक दूसरे को काटने के चक्कर में है। एक ना हलाल ना हराम ना जायज या जायज, कोई किसी कुछ नहीं देख रहा। ये रब्बुल इज्जत के आजाद की एक शक्ल है। देख लें कि आपके ऊपर पिछले पूरे 2 साल से उम्रा और हज आपके घर से आपके मुल्क से एक बंदा नहीं जा सका। तो ये क्या है? ये अल्लाह पाक का अजाब है। और इस अजाब को जो है ना टालने के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें,
और अपने अपने घरों पे जो रह के अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए भी हिदायत मांगे, दूसरों के लिए भी हिदायत मांगे, और जो सही तरीका है उसके ऊपर चलें, अपने लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, जो भी जो जहाँ जितना अपने तौर पे कर सकता है, जिस हैसियत में, जिस कैपेसिटी में कर सकता है वो करे। कुछ बातें आपकी ठीक हैं, बिल्कुल हमारे माशरे में जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है हमें पता है, और उस बारे में हम भी बात करते हैं। आपने भी उसको रीट्रेट किया, दोबारा से बयान किया, बिल्कुल सही किया। जहाँ तक पुलिस और TLP के दरमियान जो क्लैशेस हुए थे उसमें क्योंकि रियासत ने TTP को कलअदम करार दिया हुआ था, TLP को तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया हुआ था, तो लिहाजा ना पैमरा की तरफ से कवरेज की इजाज़त थी और ना ही कोई इदारा जो है उसमें उस बारे में इंफॉर्मेशन भी फराहम कर रहा था। जो हम ले रहे थे वो भी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन थी। पुलिस की इंफॉर्मेशन जो आई वो हमने एज़ इट इज़ दी। सिर्फ कहने का मकसद ये है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दोनों ही पाकिस्तानी हैं, दोनों जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ, जिस तरह के क्लैशेस, लेकिन पुलिस की बहरहाल एक ड्यूटी थी वहाँ उनको रोकने की, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ तो पुलिस के हवाले से यकीनन मेरे ख्याल में जो हमने कवरेज दी है मैं उसको अभी भी सपोर्ट करता हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए हाजी साहब की बात गलत नहीं है, बिल्कुल जो भी किसी का भी मरना कोई जाहिर है, किसी की ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हमें एक डिफरेंस देखना होता है हमलावर में और जिस पर हमला हो रहा है। अब बिल्कुल आपकी और आपकी बात ये 100% दुरुस्त है, इसमें मैं कोई बिल्कुल मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता कि गेम जो होती है ना यार वो एक अलग लेवल पर खेली जाती है। आपने बात की ना कि कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई, और अगर गुस्सा है पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं, जो भी वहाँ पे मारा गया है, कि ये पिद्दे हैं किसी और की गेम के। आप समझ रहे हैं ना, जैसे शतरंज के ये गेम में होता है ना कि आप पॉन्स को आगे करते हैं, पॉन सैक्रिफाइस हो जाते हैं। अगर गुस्सा है तो ये है जो फ्रैंकली स्पीकिंग गवर्नमेंट का एक ये जो दोगली किस्म की जो पॉलिसी हमने देखी है, आपने भी बयान की है, आपने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, उसी को हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि एक दिन आप खुद कहते हैं कि जी ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूसरे दिन आप यू टर्न लेते हैं। अगर यही करना था, और हम बाय द वे अप्रैल से तकरीबन यही कह रहे हैं कि घूम फिर कर यही होगा, ठीक है, 22 लाख वोट्स हैं सर, ये आप यूं चुटकी करके बाइंड नहीं कर सकते, आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता, वो इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात है कि अगेन घूम फिर कर यही होना था, इवेंचुअली सेटलमेंट होनी ही थी। तो अगर यही करना था तो क्या जरूरी था कि ये आप उस लेवल तक मसले को पहुंचा दे जहां पर खून बहा हो? आप पहले कर लेते। आपको ये जो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स देने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात यह है कि हमने बिल्कुल यहाँ जो ये एक रस्म चल पड़ी है कि आप फौरन किसी को पिन डाउन करने के लिए आप कह देंगे भारत से आपको फंडिंग आ रही है या भारत, बिल्कुल हमने उसको क्रिटिसाइज किया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, अगर है तो सबूत दिखा दें भाई आप। नहीं, और ये जो आप इल्जाम है ना यार, ये अब इतना मीनिंगलेस हो गया है यार। हर दूसरे दिन आप किसी को कह देते हो ये गद्दार है, उसके बाद आप उसके साथ ही हाथ मिला रहे होते हो, या तो फिर हाथ ना मिलाओ, या तो फिर गद्दार ना कहो, या तो फिर मान लो कि हमें कुछ नहीं पता और जो भी हमारे मुंह में आता है। अब मुझे लगता है कि शायद मुफ्ती मुनीब ने जो बात की थी वो गलत नहीं थी, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ऐसा ही है, जिसी की ज़हन में जो भी बात आती है वो टैं करके बोल देता है, ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा, ये नहीं सोचता कि अगले 2 दिन में मुझे क्या इस पे दोबारा अपने अल्फाज को अब दोबारा निगलना पड़ेगा। तो ये तो एक आई वोंट इवन से मजाक का खेल स्टेट है, तो एक ट्रेजेडी है। और एक बात ज़रूर है कि हमारे प्यारे नबी के नाम के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक बात है। इस मुल्क में 97% मुसलमान हैं और उनको बार बार अपना जज्बा इस्लामी या अपना अक़ीदा या ईमान को प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमें कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट एक दूसरे को देनी चाहिए कि जब हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं, तो किसी दूसरे को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो हमारे ऊपर शक करे। बिल्कुल। रज़ा साहब मेरे ख्याल में टाइम ख़त्म हो गया है। रज़ा साहब माजरत, हम आपसे बात कर लेंगे।
दोबारा मिलेंगे जी, पीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।